वो आपकी पोएम्स यूज़ कर लेंगी अपने वालों को भेजने के लिए, उनके वाले आपकी पोएम्स यूज़ कर लेंगे उनके वालों को भेजने के लिए। आप तक कोई नहीं आता कि भाई थैंक यू तूने घर बसाया। एक बड़ी अजीब बात है, मैं 5 साल की उम्र तक बोलता नहीं था। मेरे घर वालों ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया था, मुझे काफ़ी जांच वगैरह हुई। दिल टूटने पर लिखने वाले अक्सर कुछ वक्त के लिए लिखते हैं, क्योंकि जिसका दिल टूटा था वो जब तक टूटा है वो तब तक ही लिखेगा। जिस दिन दिल जुड़ जाता है वो लिखना छोड़ देता है कि अब उसके पास वजह ख़त्म हो चुकी है। कि मैं बहुत उस तरह की कविताएं भी लिखता हूं जो मेरी उम्र के लोग अक्सर लिखा नहीं करते हैं। वेलकम टू अंडरडॉग माइंड्स। तो आज के हमारे गेस्ट हैं, काफ़ी अच्छे पोएट हैं, स्टोरी टेलर हैं और एक राइटर हैं। वो एक डॉक्टर्स की फैमिली से आते हैं, फिर भी वो एक आर्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी कम उम्र में अपनी इस खूबी को पहचाना और इसके ऊपर काम करने लगे। ये पॉडकास्ट उन्हीं की जर्नी के ऊपर है। इस पॉडकास्ट से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इस पॉडकास्ट को आप स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूज़िक, ऑडिबल, जियो सावन या किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं तो हमें वहाँ पर जाकर फॉलो ज़रूर करें, हमें वहाँ पर रेट ज़रूर करें। सो लेट्स आवर शो बिगिन। 3, 2, 1। वेलकम टू अंडरडॉग माइंड्स। आज हमारे साथ हमारे अल्फाज पेज के पीछे का जो कवि है, कविंद्र, वो साथ में मिले और कुछ ऐसी अच्छी बातें करेंगे। सो स्वागत है आपका कपिंद्र। थैंक यू नयन भैया स्वागत करने के लिए। और मैं यही कहने वाला था कि जो आपने वर्ड प्ले किया कपिंद्र से कविंद्र का बहुत पसंद आया मुझे। और आजकल मेरा नया चला है, मैं अपने आप को कहीं भी अगर कविताओं में मेंशन करता हूँ तो मैं कवि कहकर करता हूँ, क्योंकि मेरा कपिंद्र का क और विश्वकर्मा का वी मिलाकर जो बनता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का नमो बनता है, वैसे मेरा कवि बनता है। हाँ, नहीं वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, उसके लिए कोई पेज वगैरह भी आपने करा था क्या? हाँ, उसके लिए एक छोटा सा पेज बनाया था मैंने। वो इस उम्मीद सोच से बनाया था कि जो बड़े और फेमस कलाकार हैं उनकी छोटी छोटी शायरियाँ जो होती हैं, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में जॉन इलिया साहब बहुत ट्रेंड पर थे इंस्टाग्राम पर, तो इन्हीं की शायरियों को अपनी आवाज़ में सुनाने के लिए, क्योंकि हमारे अल्फाज डेडिकेटेडली सिर्फ हमारे लिए था, मतलब हमारे या हम लोगों के जो अल्फाज थे उसके लिए, तो मैं दोनों को कहीं मिक्स नहीं करना चाहता था। हाल फिलहाल तो मैं इंदौर रह रहा हूँ, इंदौर में फार्मेसी कर रहा हूँ मैं अरविंदो से। उसके अलावा लिखना तो चल ही रहा है, वो तो मतलब ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। अच्छा, हाँ, आपने शुरुआत काफ़ी अर्ली स्टेज में कर दी थी। सो वो इंस्पिरेशन कहाँ से है कि यार चलो मैं भी लिखता हूँ? इंस्पिरेशन के पीछे अगर बात करें तो ऐसी कोई किताब या कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी। मेरे ताऊजी थे, ताऊजी मैं अपने बड़े पापा को बोलता था, मेरे पापा के सबसे बड़े भाई। तो वो थे, मतलब मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ उनमें अगर सबसे ज़्यादा कोई सोशल व्यक्ति मुझे दिखे हैं जो सामाजिक होना पसंद करते थे तो वो थे मेरे ताऊजी, श्री महेश चंद्र जी विश्वकर्मा। अब उनका क्या था कि वो खुद भी लिखते थे और उन्हें पसंद था कि उनके घर से या उनके आसपास लोग लिखें। तो तीसरी चौथी क्लास में था मैं, तभी से उनका था कि चल कानू दिवाली है, आज दिवाली पे लिखेगा तू, चल कानू आज होली है, होली पे लिखेगा तू। और तब से वो जो शौक चढ़ा मुझे कि हाँ मैं भी राइम तो कर ही सकता हूँ बेसिक, फिर वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। हाँ, वो बचपन में यही होता है कि यार आपने कोई राइम कर दिया तो मतलब आप बहुत बढ़िया पोएट हो गए आप, मतलब खुद को एक अपनी नज़र में मान लेते हो कि यार अब तो लिख ही लिया आप। मैं तो रिसेंट में भी ऐसे ही मानता हूँ कि यार चलो अपनी 2 लाइन हो गई। तो अच्छा, हाँ, एक एनकरेज करने वाला पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। तो खासकर आपके तो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली में ही करा और साथ में आपने बताया कि पूरी फैमिली डॉक्टर्स ही हैं। कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई डेंटल डॉक्टर है। सो मतलब उसके बीच में ऐसी कला का निखरना, वो उसमें एक वजह ये भी है कि मैंने दोनों चीज़ें साथ बैलेंस करने की कोशिश की थी हमेशा से। क्योंकि कभी भी अब अगर आप एक आम साधारण सी बात है कि अगर आप एक आम से छोटे शहर में रह रहे हैं तो आपके माँ बाप के लिए कभी भी कोई भी कला का क्षेत्र कमाने का क्षेत्र नहीं कहलाता है। कहीं ना कहीं उनके मन में उनके बच्चों के लिए फिक्र रहती है कि अगर कल को इस चीज़ से पैसा नहीं मिला तो तू कैसे खाएगा। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे माँ बाप के मन में वो कभी डर आए। खैर उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं मुझसे कि तू लिखना बंद कर दे या इसमें कुछ नहीं रखा है। मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे भैया का, वो मेरे पूरे परिवार का मुझे हमेशा पूरा सपोर्ट रहा है। इसके बावजूद कि मैं बहुत उस तरह की कविताएं भी लिखता हूँ जो मेरी उम्र के लोग अक्सर लिखा नहीं करते हैं या मेरी उम्र में एक्सेप्ट नहीं की जाती, कि 16-17 में कौन लिखता है प्यार मोहब्बत पे। पर फिर भी सपोर्ट मिलता रहा तो मैंने दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा, इसलिए कभी दिक्कत नहीं आई। और कविताओं में जाने का एक बड़ा कारण ये था कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ जो ज़्यादा बोलना पसंद करता है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता।
सीधे शब्दों में। तो वो इसका हाँ, जरिया बनाया। तो मैंने कविताओं को जरिया बनाया है कि अगर मैं उदास हूँ तो मैं सीधे नहीं कहूँगा मैं उदास हूँ, मैं आपको वो राइम करके 8 लाइन में बताऊंगा कि मैं उदास हूँ। तो बस वही चल रहा है। अच्छा हाँ, पहली याद है आपने जो पहला कंटेंट बनाया था इसका? पहला कंटेंट मेरा होली पे बनाया था मैंने। अगर याद हो तो। रंगों का त्योहार है होली, कुछ इस टाइप की 4 लाइंस थी, वो ज़्यादा नहीं थी कि रंगों का त्योहार है होली, खुशियों का त्योहार है होली, लोगों से मिलने को बांटने को प्यार है होली, कुछ इसी टाइप की वो 4 लाइन थी। वो लिखी थी मैंने जब मैं 9 साल का था। एक कॉपी में 4 बार काट के और 12 मात्रा अशुद्धियों के साथ कि ताऊ जी ये लो आप ये व्हाट्सएप स्टेटस डाल सकते हो। तो बस वहाँ से शुरुआत है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि कम उम्र में तो आपने जैसे वो लव एंगल को लेके आए बीच में, थोड़ा दुख में, मैं कल तो देख रहा था पूरी, तो मेरे को एक थोड़ा सा दुख दिखा। तो किस बात का दुख था जिससे आप ऐसे कलाकार बन गए? मैं एक चीज़ जो मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि मेरी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग है। मैं अगर किसी भी सिनेरियो पे लिख रहा हूँ या लिखना चाहता हूँ तो मैं अगर वहाँ नहीं भी हूँ तो मैं खुद को डाल सकता हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि मेरा बहुत अच्छा दिन जा रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत खुश हूँ, और शाम को बैठकर मैं इतना उदास लिखता हूँ कि बिल्कुल मतलब इसके आगे तो इंसान क्या ही करेगा। और वो दुख जो आपने देखा पहले की कविताओं में वो लॉकडाउन का समय था, 18 19 20 वाला। अब 19 20 लॉकडाउन का समय मेरे लिए बुरा क्यों था? क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति बनता हूँ भी सही और बनता भी हूँ। मुझे 4 लोगों के बीच बैठना बहुत पसंद है। मैं अकेले एक घर में 4 दीवार में नहीं रह सकता, न जाने क्यों। मतलब ऐसा होता है कि परीक्षाओं के लिए भी कभी कभी घर में 12 घंटे बैठना पड़ता है क्योंकि पास होना है, और वो 12 घंटे काटते हैं क्योंकि लोग चाहिए आसपास कि हाँ बैठ के बात हो। और वो लॉकडाउन मेरा पूरा ऐसे ही बीता। और जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं अपने ख्यालों पे काबू नहीं कर पाता। अब क्योंकि इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो मैं फालतू की चीज़ें इमेजिन करता हूँ कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो, यार मैं ऐसा क्यों हूँ, यार मैं ऐसा होता तो उन चीज़ों का जो दुख था उस पर बस मैंने कहा चलो अब दुख हो ही रहा है तो लिखते हैं। क्योंकि इस चीज़ पर मेरे भैया ने मुझे एक बड़ी सही लाइन दी थी कि हर 17-18 साल के लड़के को लगता है कि ये दुख या ये प्रॉब्लम बस उसी की लाइफ में, और हर 17-18 साल का लड़का 22 या 25 में होने के बाद रियलाइज करता है कि जगत का सेम दुख बनाया हुआ है। असल में इतने है नहीं पर सबको लगता है कि मेरे जीवन में ये दुख है। 16 की उम्र में हर इंसान कहता है कि यार मेरे माँ बाप मुझे ये नहीं करने दे रहे। 17 की उम्र में इंसान कहता है यार कि मेरी लव लाइफ बेकार है, इवन दो लव लाइफ 17 की उम्र में होनी नहीं चाहिए या होती नहीं है कुछ लोगों की। 18 की उम्र में हर इंसान को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और जिसको ये लगता है उसको लगता है कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है। मतलब अगर मैं दुखी था तो मुझे लगता था कि मैं ही दुखी हूँ, और जब ये बात मैंने अपने भैया से कही तो उन्होंने बोला पोयम लिख और डाल, इसको मोनेटाइज कर, अपना दुख बेच। जो कि काफी एक अजीब एडवाइस है कहने को, लेकिन सही भी है कि क्या है अगर आपके पास कला है और आप लोगों को उससे रिलेट करा सकते हो कि मैं अकेला दुखी नहीं हूँ तो काफी अच्छी बात है। जो आपका एक्सेंट आता है, हाँ। ये पहले से ही था या टाइम के साथ थोड़ा निखर चुका है? इसमें एक बड़ी अजीब बात है, मैं 5 साल की उम्र तक बोलता नहीं था। मेरे घर वालों ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया था, मुझे काफ़ी जांच वगैरह हुई, और डॉक्टर्स का बस यही कहना था कि बोलेगा, आप चिंता मत कीजिए बोलेगा। ज्यादा बोलता है। हाँ। अब ये मेरी मम्मी कहती है कि बहुत अकड़ता है हमें दिखाना, बहुत बोलता है तू। और एक्सेंट का तो ऐसा है कि मुझे बचपन से पसंद है थोड़ा साफ बोली रखना, साफ और निखरी हुई। तुतला क्योंकि 5 साल तक नहीं बोला, तो जब बोला तो सीधे साफ बोला, तुतलाया नहीं, तो उसके चलते है। कहीं ना कहीं आपको उसकी वैल्यू पता लग चुकी थी। एक चीज और आपने उसमें मेंशन करी कि मुझे अपने दुख को ही बेचना है, मैंने आपके भैया ने बोला। तो कभी ऐसा सोचा था कि हाँ मैं ये सब आगे चलकर करूँगा, कि उस टाइम लगा कि चलो अभी के लिए तो सिर्फ मैं अब सोशल मीडिया पे डालता हूँ? कभी ऐसा सोचा था कि मैं अपना ओपन माइक्स वगैरह करूँगा और ये सब? ये कभी ऐसा दिमाग में ख्याल नहीं था कि इस चीज़ को और आगे लेकर जाऊँगा, क्योंकि अगर बात करें लॉकडाउन की या उसके पहले की, तो चीज़ें तो मैंने बहुत सारी शुरू की थी। मैंने एक समय में डांस भी सीखा है, मैंने एक समय में जिम्नास्टिक भी किया है, कराटे भी किया, पर अगर कोई पसंद की चीज़ या हॉबी थी जिसमें मैंने काम किया है तो वो कविता ही थी। अब ये भी मैं लिखता इसलिए नहीं था कि मुझे अपना दुख बेचना था, ये मैं लिखता इसलिए था कि मुझे अपना दुख निकालना था, कि मैं उसे अंदर नहीं रख सकता था, और वो अंदर रहता तो मुझे दिक्कत देता, इसलिए बस मैं लिख देता था। और बोलना पसंद है, जैसा आपको बताया ही सही कि बोलना पसंद है, तो माइक कैमरा ऑन करके बोल दिया कि 4 लोगों को सामने नहीं बोल सकते। लॉकडाउन में यही था कि 4 दोस्त सामने नहीं है, तो 400 फॉलोअर्स को सुनाएंगे कि आओ तुम बैठो, आप बताता हूँ आज क्या हुआ। अच्छा, ये मैं आप बहुत पुरानी वीडियो से देख रहा हूँ कि आपका जो लोगो है हमारे अल्फाज, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब एज ए ब्रांड उसको आपने पहले ही विजुअलाइज करा, और
मैं समझ गया था कि यार विजुअलाइजेशन है इनके पास। तो वो पूरा ही आपने बनाया या किसी से हेल्प वगैरह? लोगो तो पूरा मतलब मेरे मामा हैं, मेरे मम्मी के कज़न ब्रदर, तो उन्होंने एक ऐसे ही लोगो डिज़ाइनिंग के एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था उनका खुद का, और उसके अलावा वो डिजिटल मार्केटिंग भी करते थे। तो उन्होंने जब प्रमोशन के लिए अपने स्टार्टअप के मुझे फ्री में बना के दिया था जब मैंने अपने चैनल को नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे अल्फाज का लोगो पहला ये है, और तब से वही चला आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बहुत पर्सनलाइज और स्टैंडर्ड अच्छा लगता है वो, तो मैंने कभी चेंज भी नहीं करना चाहा उसको। तो लोगों के पीछे तो किसी और की मेहनत है, तोहफा है वो तो कह सकते हैं। अच्छा, आपकी एक वो बहुत बड़ी फेमस है जब आप स्कूल यूनिफॉर्म में अपना आखिरी दिन स्कूल का बयां कर रहे हैं, और वो बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। तो आपने सोच रखा था कि बिल्कुल आज मैं एग्जाम देके घर आऊंगा और बनाऊंगा? ये चीज मैंने 11 से सोच रखी थी कि 12th जिस दिन खत्म होगी एक वीडियो पक्का डलेगी कि स्कूल का आखिरी दिन हो चुका है। तो वो तो लिख चुके होंगे आप? नहीं नहीं, वो उस वीडियो मतलब मेरी मैक्सिमम वीडियोस ऐसी रहती हैं कि सैमसंग में होता है स्क्रीन स्प्लिट, तो मेरे साथ दिक्कत ये मुझे याद नहीं होती कविताएं जल्दी, तो मैं स्क्रीन स्प्लिट करके रिकॉर्ड करता हूँ। कहीं कहीं दिखता भी है कि मैं नीचे उसे आगे करने आया हूँ, तो वही था। पर वो वाली वीडियो ऐसी थी जो मैंने पूरी एक सांस में बिना कुछ देखे सोचे बस बोल दी थी कि अब जो मन में आ रहा है वो निकालते जाओ, क्योंकि आखिरी दिन एग्जाम का सच में बड़ा भारी होता है अगर आप एक स्कूल में 40 लोगों के साथ 12 साल काटे हो तो। और खासकर फिर आपकी अगर दोस्ती अच्छी है सबसे। दोस्ती के नाम पे तो मैं यही कहता हूँ कि ऊपर वाले से मतलब कोई गिला शिकवा नहीं है इन चीज़ों को लेकर, ना परिवार को लेकर ना दोस्तों को लेकर, क्योंकि बहुत बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं जो पिछले 12-13 साल से आज तक साथ हैं, और अब भी अगर उनको किसी भी दिक्कत खुशी परेशानी किसी में भी कॉल कर दूं तो 2 मिनट में हाजिर। अच्छा, अभी उम्र कितनी है आपकी? मैं अभी 19 साल का हूँ। अच्छा, जैसे आपने जिक्र करा जोन इलिया साहब का, तो हमारे एक पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर पोएट ही थे, तो वो भी उन्होंने भी जिक्र करा था उनका। तो ये मतलब आपकी फील्ड में पहले से पॉपुलर है, ये जो अभी ट्रेंड आया था उसके कारण सब लोग कम उम्र के जो आर्टिस्ट है वो जानने लग गए उनको? देखिए, पॉपुलर तो ऐसा है कि पढ़ने को शौकीन जो लोग हैं उनमें जॉन एलिया साहब, गुलजार साहब, इनका नाम सालों से चला आ रहा है। ये जब थे तब से भी, और ये जब जा चुके हैं उसके बाद तो और ज़्यादा। पर अभी की जनरेशन में जो ये फेमस हुए हैं इसकी वजह जो मैं मानता हूँ, जो शायद गलत भी हो सकती है, वो है कि लोगों को कहीं ना कहीं एक जरिया चाहिए अपनी बातें बताने का। अब मैं सोशल मीडिया पे सीधे जाके नहीं कह सकता कि यार बहुत उदास मन है आज, अच्छा नहीं लग रहा। मैं उस चीज़ को अगर राइम करते हुए या किसी और की पंक्तियों में पोर्ट्रे करूंगा, या लोगों को उनकी पंक्तियों में या उनकी लाइंस में रिलेटिविटी दिखेगी कि हाँ यार मैं भी एग्जैक्ट फील करता हूँ, तो वो ज़्यादा चीज़ें ट्रेंड में आती है। जॉन एलिया साहब के चलने की एक बड़ी वजह ये है कि जॉन एलिया साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में जो लिखा वो ज़्यादा मतलब ऐसा पेचीदा सा लिखा है कि समझने वाला अगर समझ गया तो वो एकदम फ़ैन हो जाए कि भाई साहब क्या लिख गए ये, और ना समझने वाला भी ये सोच लेगा कि शब्दों का चयन कितना प्यारा था यार, मतलब क्या ही लिख गए ये। तो उन दोनों फैक्टर्स में पढ़ने वाले भी और ना पढ़ने वाले भी उनको बहुत जल्दी अपना मान लेते हैं, और किसी कवि की या शायर की सफलता ये है कि लोग उसे अपना मान लें। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि यार, बहुत बार ऐसा रहता है कि मेरे को इस दिन तो कुछ अपलोड करना है, उसके लिए राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, तो वो आया है कभी? राइटर्स ब्लॉक तो चल ही रहा है अभी तो चल ही रहा है, काफ़ी वक्त हो गया लिखे, और मैं राइटर्स ब्लॉक की इज्जत करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक ही काम लगातार और अब ऐसे कि बिल्कुल करना है और करना ही है, मैं कर देंगे, तो इतना निखर के नहीं आता। मेरी दोस्त हैं एक, उन्होंने मुझसे कहा था कभी कि कपिंद्र, हर चीज़ में ब्रेक ज़रूरी होता है, चाहे वो आपका लिखना हो, पढ़ना हो, रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो, हर चीज़ में एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्रेक ज़रूरी होता है ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें। अब मैंने जितनी बार भी 6 महीने का ब्रेक लिया या ब्लॉग दिया अपने इंस्टाग्राम पर भी, तो मुझे लोगों ने कहा कि अब के जो कपिंद्र आया है वो पिछली बार से बेहतर आया है। तो राइटर्स ब्लॉग तो अच्छा होता है, वो आपको वक्त देता है नोटिस करने का, ऑब्जर्व करने का कि अच्छा ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो वही है। आपके आइडल्स कौन कौन है? मेरे आइडल्स में एक बात में ये से लोगों को बड़ी अजीब लगती है सुनकर, पर मैं ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं रखता। कविताएं और कहानी शायरियाँ, मैं कहानियाँ ज़रूर पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ, और इस चीज़ का पढ़ता भी हूँ तो एक दिक्कत ये है कि मैं सुना नहीं सकता कि मुझे याद नहीं रहता, याददाश्त बड़ी ख़राब है। पर आइडल्स की बात करें तो मैं स्टार्टिंग से जाकिर खान को बड़ा आइडलाइज करता हूँ, क्योंकि मतलब लगभग उनकी जो पहली दिल्ली गर्ल वीडियो आई थी उसी टाइम से एक वो दिखता था कि यार छोटे शहर से सिर्फ लिख कर
जब आप जानते हो कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो अपने शरीर को लेकर, अपनी शक्ल को लेकर, फिर भी अगर आप इतना ऊपर जा सकते हो और अगर वो कर सकते हैं तो हम भी उनके पास ही 90 किलोमीटर दूरी रहते हैं, हम भी कर सकते हैं। हाँ, और फिर उनकी जिंदगी, मतलब उनकी ज़िंदगी को मैं कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से रिलेट ऐसे करता हूँ कि वो हमेशा अपने दादाजी से क्लोज रहे। उनका एक स्पेशल आया था तथास्तु, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनके दादाजी मोइनुद्दीन खान साहब सब काफ़ी क्लोज थे और जो कुछ उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी में है, वो उन्हीं का दिया है। और सेम चीज़ मैं, जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं भी यही कहता हूँ कि मेरा लिखने से लेकर मेरा बोलने तक जो कुछ दिया है वो मेरे ताऊजी का दिया है। तो उस वजह से मैं उन्हें काफ़ी आइडलाइज करता हूँ। उनके अलावा भी आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि याहया भूतवाला से मेरी शक्ल काफ़ी मिलती है, मैं उन्हें काफ़ी सुनता हूँ। एक अमरदीप सिंह करके हैं ओपन माइक, वो कहानियाँ बड़ी अच्छी नरेट करते हैं, तो मैं उन्हें काफ़ी सुनता हूँ। और अगर पुराने कवियों की बात करें तो गुलजार साहब, जॉन एलिया साहब और भी काफ़ी फेमस कवि हैं जिन्हें पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं। आपने उनका बताया कि जाकिर खान का, कि वो उनके दादाजी से इंस्पायर होते हैं, आप आपके अंकल ताऊजी से इंस्पायर होते हैं। क्या ताऊजी भी वही काम थोड़ा उनके भी पेशन में था कि यार ये करते हैं? ताऊजी को मेरे वाला प्रॉब्लम था, लोग चाहिए आसपास। मतलब रविवार हट के शनिवार हुआ नहीं और बस ताऊजी के घर में माइक्स थे, बड़े स्पीकर्स थे, घर के बाहर अच्छी खुली जगह थी। जब भी मन हुआ 2 दिन पहले 15-20 लोगों को फ़ोन लगाया कि भाई साहब इस विषय पे वाद विवाद चर्चा या जो भी हो रहा है, और 30-40 लोग एक कॉल पे इकट्ठे हो जाया करते थे। और उनको बोलने का बहुत शौक था जैसे मुझे, तो वो लिखते भी थे। और वहीं से मैंने देखा कि यार लिखने वालों की बड़ी इज्जत होती है। लोग आते हैं, सुनते हैं, वाहवाही करते हैं। और एक 9 या 10 साल के बच्चे को क्या चाहिए कि 4 लोग आकर ये कहें कि यार बच्चा बड़ा प्यारा है, आपका बोलता बहुत अच्छा है। तो बस एक वो अटेंशन सीख करने के लिए जो स्टार्ट हुआ था, वो कब अपने आप को एक्सप्रेस करने में बदल गया, कब लोगों को एक्सप्रेस करने में बदल गया, पता ही नहीं चला। आपने स्टेज फियर तो हुआ ही नहीं होगा फिर? स्टेज फेयर पहला और आखिरी हुआ था फर्स्ट क्लास में। हमारे केंद्रीय विद्यालय में CCA करके एक होते हैं 2 पीरियड आखिरी के, पहले वेडनेसडे को होते थे, फिर शनिवार को होने लगे। उसमें 80 मिनट ये होता है कि कोई भी एक स्टेज एक्टिविटी या ऐसे कल्चरल एक्टिविटी होती है। तो फर्स्ट क्लास में मैं जीता था ग्रीटिंग कार्ड कॉम्पिटिशन में, और स्टेज से बुलाया कपिलेंद्र विश्वकर्मा, और मैं धूज रहा पूरा कि मैं मुझे बुलाया, कपिलेंद्र मैं ही हूँ। वो पहली बार हुआ था। उसके बाद सेकंड थर्ड से फिर जो मैं स्टेज पे चढ़ना चालू हुआ, तो उसके बाद कभी स्टेज फियर होता भी है तो शक्ल पे नहीं दिखता हो, कि एक स्टेज पे जाने से पहले एक मन में आता है कि थोड़ा सा कांप रहा हूँ या कुछ हो गया तो, पर वहां जाने के बाद मैं पहली चीज ये बोलता हूँ कि ये लोग जो नीचे बैठे हैं ना, ये नीचे हैं और मैं स्टेज के ऊपर, तो उनका डर या उनकी वाहवाही किसी को नहीं दिखेगी, या उनके चेहरे पे जो मजाक की स्थिति है कि है तू क्या सुनाएगा, वो किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं जरा भी घबराया तो सबको दिखेगा, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं हारने तो आया नहीं, सब अपनी कहानी के हीरो हैं, तो हीरो कैसे डर के भाग जाएगा। तो बस फिर वहां खड़े होके एक बार चालू हो गए, शुरू हो गए, तो फिर खत्म करके ही उतरते हैं। अच्छा, इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कहाँ से आती है? ये मम्मी से। कैसे? मैं मामाज बॉय, मैं अपना दिन का मैक्सिमम टाइम किचन में या मम्मी के साथ, जहाँ भी मम्मी होगी वहीं बिताता हूँ। और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है वैसे तो, पर सोचती बहुत है और समझदार बहुत है। मतलब एक होता है ना दुनिया की समझ वाली, वो वाली समझदार बहुत है, और उनके साथ मैंने वक्त बहुत बिताया है। मेरे ताऊजी, मैं शायद 9th में था तब वो शांत हो गए थे, तो उनके बाद तब जब तक ताऊजी तब तक ताऊजी के साथ वक्त बिताया। और एक जो सब कहते हैं कि बुजुर्गों के साथ बिताया वक्त कभी ज़ाया नहीं जाता, बड़ों के साथ बिताया, क्योंकि मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा तो मेरे ताऊजी मेरे दादाजी के समान थे, तो उनके साथ बिताए वक्त में, मेरी माँ के साथ बिताए वक्त में मैंने सिर्फ यही सीखा है कि दुनिया को समझते कैसे हैं, लोगों को समझते कैसे हैं। किसी को अगर कुछ कहना है, अपनी बात कुछ कहना है या किसी की सुनना है, तो कैसे कहें कि उसे बुरी ना लगे, और कैसे सुने कि हम सहन कर लें। तो वो चीज़ें इन दोनों से ही सीखी हैं। बाकी बची कुची कसर अब जब मैं इंदौर रह रहा हूँ तो मेरे बड़े भाई से पूरी हो जाती है, क्योंकि इवन दो वो ज़्यादा सोशलाइज करते नहीं है, पर समझ उनमें भी बहुत है, देखा उन्होंने भी बहुत है। तो लोगों से बात करना, लोगों से सुनना, लोगों को सुनने की आदत डालना, इससे आपको काफ़ी कुछ सिखा जाता है, तो बस उसी का फ़ायदा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे कितना टाइम बिताते हो? सोशल मीडिया पे बहुत, इतना कि मेरी हेल्थ को काफ़ी नुकसान हो जाए। खैर आजकल तो कम हो गया है कॉलेज वगैरह, पर हाँ कोविड के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में तो एक्सीड कर गया था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बस यूं ही निकलता था वो फोन। हाँ वो तो बाकी अभी तो हाँ 3-4 घंटे निकलते हैं सोशल मीडिया पे। उसमें भी मेरे 2 अकाउंट है, एक मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है जहाँ मैं खुद को पोस्ट करता हूँ, और एक पोइट्री है। तो मैं दोनों पे ध्यान देता हूँ कि अभी यूजुअल ट्रेंड में क्या चल रहा है और पोएटिक ट्रेंड में क्या चल रहा है, ताकि पता रहे कि हाँ अब अगली चीज़ क्या लाना है।
अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं? गाँव के साथ और इनके साथ बहुत, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के चलते ही शायद मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया था, वरना मैं लिखने में ही यकीन रखता था कि, क्योंकि एक डाउट होता है हर इंसान को अपनी आवाज़ पे कि यार आवाज़ बहुत बुरी है मेरी, मैंने कॉल रिकॉर्ड करके सुन लिया, मैं रो दिया बस। वो मेरे को भी था कि यार आवाज़ बहुत भारी है यार, शरीर के हिसाब से, बात मतलब उम्र के हिसाब से। पर जब पहली बार रिकॉर्ड करके डाला और जो लोगों का मेरे को फीडबैक मिला तो मैं शॉक था। मुझे लगता था मेरी आवाज़ बहुत चुभने वाली है, और लोगों का ये था कि यार तेरी आवाज़ कितनी खरखरी, मतलब ऐसी बिल्कुल कानों को सूदिंग आवाज़ है। तो तब से वॉइस ओवर वो स्टार्ट किया। तो एक्सपेरिमेंट में ही है। फिर वॉइस ओवर से एक दिन सोचा कि शक्ल भी दिखा ही सकते हैं, थोड़े बहुत स्मार्ट हम भी दिखते हैं तो वो भी एक्सपेरिमेंट में हो गया। और एक दो तीन चीज़ें और एक्सपेरिमेंटल हैं, जैसे खुद को रिकॉर्ड करना, खुद की रैंडम वीडियोस के पीछे वॉइस ओवर करना, या किसी मूवी के सीन्स के पीछे वॉइस ओवर करना। जैसे आपने अगर देखी हो तो एक कविता है, अच्छा सुनो मैं तुमसे इजहार कर दूं क्या, वो उस दिन पोस्ट की गई थी जब कियारा आडवाणी जी का बर्थडे था, और उनके बर्थडे के दिन ही वो स्पेशल वीडियो किसी मीम पेज ने डाली थी, जो मैंने क्रेडिट देके एज इट इज पोस्ट कर दी उसे वॉइस ओवर करके। तो एक्सपेरिमेंट्स तो चलते रहते हैं और अच्छा भी होता है। अच्छा, किसी ऐसे आपके जैसे ही जो आपकी वाइब से मैच कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मिल रही हो, ऐसा किसी व्यक्ति से मिलना हुआ है अभी इस फील्ड में? हाँ, काफ़ी लोगों से मिलना हुआ है ऐसे तो। और दूसरा क्या है ना कि मैं जिस स्कूल से आ रहा हूँ, मैं जिस जगह से आ रहा हूँ, वहाँ कलाकारों की कमी नहीं। वहाँ क्या है कि मौका, मंच बहुत मिलता है आपको। केंद्रीय विद्यालय नवोदय में आपको मंच बहुत मिलता है, तो वहाँ इंसान ना करने वाला भी कर लेता है, और वहाँ ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। अब अगर आप जानते हो तो एक है हमारे स्कूल से राशि दीदी, उनके साथ मैंने काफ़ी वक्त बिताया है। वो शाउट विद साइलेंस, हाँ एग्जैक्टली, वो उनसे वाइब काफ़ी मैच करती है, क्योंकि उन्होंने भी शुरुआत लिख कर ही की थी सोशल मीडिया पर। उनके अलावा वाइब मैच करने की अगर बात करें तो सिर्फ कवियों में नहीं, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स वाले लोग भी हैं जिनसे काफ़ी मैच होता है। जैसे अभी आपके साथ बैठा हूँ तो आपके साथ भी एक बड़ी वो अपने वाली वो आ रही है वाइब की, अरे भैया भी बिल्कुल वैसे ही है हाँ, आर्टिस्टिक थॉट की, हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव देखना। यश भैया हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, उनके साथ कोलैबोरेशन का काफ़ी टाइम से चल रहा है, हो नहीं पा रहा, वो बात अलग है, बिजी हैं दोनों और फिर भी और भी कुछ लोग हैं जो, जैसे मैं ओपन माइक करता हूँ इंदौर में, तो वहाँ पर भी नए लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। तो वहाँ भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो शायद जिनकी लिखने की कहीं ना कहीं वजह मुझसे मिलती है, जिनका बैकग्राउंड मुझसे मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब हम यूँ नहीं कह सकते कि हर एक आर्टिस्ट, खासकर इस फील्ड में, उनकी लिखने की वजह हार्ट ब्रेक तो नहीं है। हाँ नहीं, ये तो नहीं है ये कला है, ये एक कला है जो आप आपकी इच्छा पे कर सकते हो। हार्ट ब्रेक वाले लिखने वालों को मैंने देखा है, दिल टूटने पर लिखने वाले अक्सर कुछ वक्त के लिए लिखते हैं, क्योंकि जिसका दिल टूटा था वो जब तक टूटा है वो तब तक ही लिखेगा। जिस दिन दिल जुड़ जाता है वो लिखना छोड़ देता है, क्या उसके पास वजह खत्म हो चुकी है। पर आमतौर पर लिखने वाला इंसान ताउम्र लिखता है, तो वही चल रहा है। एक चीज़ और मैंने आपके पेज पर देखी थी, रंगरेज करके था वो। हाँ, वो मेरा पहला ओपन माइक था। कैसा एक्सपीरियंस था उसका? वो तो मतलब ऐसे मैंने कभी सीधे किसी को भी बताया नहीं, पर रंगरेज का एक्सपीरियंस काफ़ी सिर दुखाने वाला था सच में। क्योंकि हुआ ये था कि 7:30 बजे का स्पॉट था मेरा, जो मुझे 9:30 बजे मिला तो और दूसरा ये कि ठंड का मौसम था, वो ज़्यादा गर्मी इस टाइम थी नहीं, और मैं बैठा था बिल्कुल एसी के सामने, और मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, एसी सूट ही नहीं करता, और मैं एसी के सामने बैठा हूँ। मैं 4:30 बजे का वहाँ गया हूँ, 7:30 बजे मुझे कविता सुनानी थी, 9 बज चुके हैं और मेरा आखिरी परफॉर्मेंस है, और मैं बिल्कुल सिर दर्द में ऐसा हो रहा हूँ कि बस या तो मुझे बुला लो या प्लीज़ घर भेज दो भैया और तब भी मैंने, मेरे भाई बैठे थे साथ में और मेरे दोस्त बैठे थे, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ यार, नहीं हो पाएगा ये। तो भैया ने ऐसे खींच के बिठाया कि भाई आया है, चले जा, मेरे को कल ऑफिस जाना, मैं बैठा हूँ, तू तो बैठ ही सकता है, तेरे को तो कुछ काम भी नहीं है। फिर परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस में भी एक ग्लिच हो गया था कि वहाँ सर दर्द में और चिड़चिड़ में मैं 2 लाइन्स खा गया कहानी की। तो वो बाद में बड़ा रिग्रेट हुआ कि यार एक तो पहला ओपन माइक, पहली रिकॉर्डिंग, और उसमें भी आपने गलती कर दी। तो वो सामने वाले को थोड़ी नहीं पता है। हाँ, वो वही बात है ना, वो जैसे मैंने कहा कि स्टेज फियर के नाम मैंने बताया था कि वो तो शक्ल पे नहीं दिखना चाहिए। वो 2 लाइन कब स्किप की मुझे भी याद नहीं रहा, जब मैंने वापस सुना तब रियलाइज हो गया, अच्छा यहाँ ये 2 लाइन और थी। अगर कोई आर्टिस्ट है और उसको ओपन माइक्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना है तो वो कैसे कर सकता है? इसके लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं। जैसे मुझे पहला ओपन माइक मेरे दोस्त की मदद से मिला था, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और जो इंदौर के ही हैं प्रॉपर। उन्होंने बताया था कि भाई इस जगह पे ये हो रहा है, तो आप चाहो तो आ सकते हो। और उसके अलावा आप सबसे आसान तरीका है कि आप सोशल मीडिया पर या गूगल पर जाकर सिर्फ ओपन माइक सर्च करेंगे, ओपन माइक फॉर पोइट्री, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे।
हाँ, ये है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्टार्टिंग के 2 साल, क्योंकि किसी भी ओपन माइक में, मैक्सिमम ओपन माइक में आपको स्लॉट फ्री में नहीं मिलता। 250, 150, 300 ऐसा कुछ चार्ज रहते हैं, हर जगह के अलग, ओपन माइक के अलग चार्जेस। वो आप पे कीजिए और आप अपनी कविता, कहानी, शायरियाँ सुनाइए। अच्छा, अभी रेगुलरली कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं रेगुलर हूँ इन चीज़ों में। आपके स्लॉट्स वगैरह अधिकतर ऐसा होता हुआ कि कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है तो उसके आगे या पीछे ऐसा कुछ होता है? हाँ, ये मैक्सिमम टाइम जैसे जो नए क्रिएटर्स होते हैं, नए आर्टिस्ट होते हैं, उनको ऑडियंस, ऐसे जो आप बता रहे हैं कि बड़े क्रिएटर्स आते हैं, वहाँ पर ऑडियंस को वार्म अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेम चीज़ पोइट्री में भी होती है, सेम चीज़ कॉमेडी में भी होती है। वार्म अप मतलब वहाँ की ऑडियंस को चीज़ों से यूज टू कराने के लिए कि आज आपके सामने ये चीज़ें परफॉर्म होने वाली है। जैसे पोइट्री ओपन माइक चल रहा है तो पहले 7-8 लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई नहीं जानता, रैंडम एकदम वो आएंगे, वो अपना परफॉर्म करेंगे ताकि उनके सुनाने के बीच में ऑडियंस पूरी इकट्ठी हो सके, वो सुन के यूज टू हो जाए कि अच्छा आने वाले आधे घंटे आपको ऐसे ही बिहेव करना है, आपको चिल्लाना नहीं है, आपको जोर से तालियां नहीं बजानी, आपको सिर्फ चुटकियां ही बजानी है। तो उस तरीके से तैयार करते हैं और फिर मेन परफॉर्मेंस होता है। तो ये तो है, पर इसमें एक ये है कि जो बड़े आर्टिस्ट जो आए हैं उन्होंने भी कभी ऐसे ही पिछले आधे घंटे लोगों को वार्म अप किया था अपने ज़माने में या अपने टाइम पे, तो वो डिजर्व करते हैं लाइमलाइट मिलना। तो अभी खासकर इंदौर में सबसे ज़्यादा यही होता है, ओपन माइक बहुत होते हैं, उसमें कौन सा चूज़ करें, या वो भी कुछ देखते हैं कि सिर्फ आप उन्हें पे कर दें और वो स्लॉट दे देते हैं? नहीं, वो लोग को सिर्फ आप उनको पे करो और वो स्लॉट दे देते हैं, मैक्सिमम यही होता है। पर ओपन माइक अगर आप अपने लिए चूज कर रहे हो तो मैं आपको पहली प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप उनके सोशल मीडिया और यूट्यूब हैंडल्स चेक करें। बात क्या है ना कि अगर मैं किसी बहुत बेनाम या छोटे ओपन माइक में जा रहा हूँ तो मैक्सिमम टाइम्स वहाँ पे लोग नहीं मिलते, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ओपन माइक मैं फेमस होने के लिए नहीं, मैं लोगों से मिलने के लिए, सोशलाइज करने के लिए प्रेफर करता हूँ। और ऐसे ओपन माइक का मतलब ही क्या है जहाँ जहाँ आपको लोग ना मिले, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि ओपन माइक में परफॉर्म करने से पहले, ओपन माइक वीकली होते हैं मैक्सिमम, तो आप ओपन माइक परफॉर्म करने से पहले एक हफ्ते ओपन माइक जाकर देखिए। जैसे रंगरेज का है, तो रंगरेज के एक ओपन माइक मैंने अटेंड किया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये परफॉर्म करने लायक है, तो मैंने नेक्स्ट वीक अपना स्लॉट बुक किया। तो सही प्रोसीजर यही है कि आप पहले जाएं, सुने, देखें, और अगर आपको ठीक लगे तो आप परफॉर्म करें, क्योंकि सुनने का कोई चार्ज नहीं है। हाँ, सुनाने का है तो सुनाने वाली चीज़ अपन बाद में कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि आपने ओपन माइक कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और कोई बात सामने वाले के भी हवा ऊपर से गई है, बोले यार इसने क्या बोल दिया है, उन्हें समझ ही नहीं आया? हाँ, मतलब कुछ कोई ऐसी पंक्तियां जो सामने वालों को बिल्कुल ऐसा लगे कि ये क्या क्या गया वाली, ऐसा होता है। पर ऑडियंस में क्या है ना कि वहाँ पर मैक्सिमम लोग आपसे बेहतर बैठे होते हैं। ये मतलब जैसे मैं खुद को इतना अच्छा कवि या लेखक मानता नहीं हूँ अब भी, और वहाँ जब मैं जाता हूँ तो मुझे मिलते हैं मुझसे 8 साल, 6 साल, 9 साल बड़े लोग जो मुझसे ज़्यादा टाइम से लिख रहे हैं। तो उनकी कहानियाँ, कविताएं कहीं ना कहीं मुझे समझ आ जाती हैं, और मेरी कुछ ऐसी पंक्तियां भी जो मुझे लगता था कि ये किसी को क्या ही समझ आएगी, क्योंकि मैं अपनी उम्र में सुनाता हूँ 17-18 में, और वहाँ जब 27-28 के लोग सुनते हैं और वो देख के कहते हैं कि अच्छा बेटा ये मतलब था, तो एक बड़ा अजीब लगता है कि हाँ, बैठे हैं आपसे बेहतर लोग बैठे हैं। बाकी ये मोमेंट होता है, बहुत बार होता है। जैसे एक मैं गया था ओपन माइक में, तो एक लड़की ने एक कविता सुनाई थी पूरी कि अब पापा आप नहीं हो तो क्या हुआ, आपकी जगह मैं हूं ना। उनके फादर की कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी। उसमें कुछ लाइन्स ऐसी थी जो इतनी भयंकर हिट करके गई थी मुझे कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इस पर रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि इवन दो पोइट्री का एसेंस ही ये है कि आप सामने वाले को उस सिचुएशन में, उस कैरेक्टर में ढाल दो कि मैं जो सुना रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, तुम्हारी कहानी है, मेरी नहीं है। और वो चीज़ मैंने वहाँ फील की थी, एकदम सदमा। तो उनके ख़त्म होने के बाद भी 2 मिनट जब तालियां बज रही थी, मैं बस बैठा और सोच ही रहा था कि यार ऐसा कैसे। तो वो तो होता है, वो काफ़ी आम चीज़ है। आपसे जो उम्र में बड़े हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनसे कभी तारीफ मिली है कि नहीं यार है? ये हुआ है, ये मतलब पिछले कुछ वक्त में जब से मैं ज़्यादा सुनाने लगा हूँ बाहर, ये तब हुआ है। अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज में ही इवेंट था, तो वहाँ मैंने सुनाई थी कविता। तो मेरे कुछ टीचर्स हैं जो प्रोफेशनली लिखते हैं और जो काफ़ी नामी लिखते हैं, का मतलब अच्छे खासे चाहने वाले हैं उनके, उन्होंने जब आकर कहा ऐसे कंधे पर हाथ रख के कि बेटा बहुत बहुत साफ जुबान है तुम्हारी और बहुत अच्छी कलम है तुम्हारी, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो, इतने सालों की जो मेहनत है, 7-8 साल की, वो कहीं ना कहीं दिख रही है। तो वो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो कि मेहनत है, इसमें मतलब क्या प्रोसेस रहती है कि आप एक उस टाइम पे आपको कॉलेज भी अटेंड करना है, कोचिंग्स भी रहती हैं, बहुत सारे घर के काम भी रहते हैं, और उसी टाइम पे आपको इस स्किल पर ध्यान भी देना है,
तो वो उस टाइम पे क्या रूटीन रहता था मतलब आपका? मैं कविताएं अक्सर रात में लिखता हूँ, क्योंकि रात को मैं शोर से और सब चीज़ों से दूर रहता हूँ और खुद के साथ रहता हूँ, अकेले रहता हूँ। और दूसरा ये है कि हर इंसान, लिखने वाले इंसान का अपना तरीका होता है। कोई पहले बहुत सोच विचार के कुछ एक आउटलाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिर लिखते हैं। कोई, जैसे मेरे भैया ने लिखना स्टार्ट किया था, उन्होंने बहुत बेसिक तरीका चूज करा। उन्होंने 8 राइमिंग वर्ड्स निकाले, मतलब जान के उनके 8 लिखे लाइन से उनके पीछे पीछे सेंटेंसेस कंप्लीट कर दिए और उन्होंने पोएम्स खत्म कर दी। मैं लिखता हूँ रैंडम। जैसे अभी भी अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ और आप मुझे कोई रैंडम टॉपिक देंगे कि कपिंद्र ये सिचुएशन, ये सिनेरियो या ये सीनरी है, इस पर कुछ सुनाओ, तो मैं शायद ठीक ठाक सा आपको इसी वक्त भी सुना सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना राइमिंग को इतना यूज टू हो चुका हूँ, इतना आदत हो चुकी है मुझे चीज़ों को राइम करने की। तो मैं रात में भी ऐसा लिखता हूँ। अब मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं लिखने बैठा था, तो वो टॉपिक ऐसे मैं उससे यूज टू नहीं था, पर मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा था वो। मैंने कभी स्मोक नहीं किया, पर एक सिगरेट जो है वो लोग हार्ट ब्रेक से काफ़ी कनेक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। कि ये यूजुअली पोएट्स में होता है कि मेरा आखिरी कश, मेरी आखिरी सिगरेट टाइप का। मैंने सोचा था कि एक यहाया बोत वाला की कविता थी कि एक सिग्नल के 120 सेकंड, वो मैंने कैसे काटे। तो मैंने कहा मैं सिगरेट के आखिरी 5 कश काटूंगा आप तो उस पर लिखने बैठा था, फिर राइटर्स ब्लॉक आ गया कि आज नहीं सर, आज निकल लिखेंगे। तो वो चल ही रहा है। और लिखने की प्रोसेस ऐसी कोई ऐसा कुछ है नहीं, बस बैठो, रैंडम थॉट्स लाओ और खत्म कर दो। वो तो आपकी एक पूरी बुक होगी। हाँ पूरी नोटबुक, उसमें शुरू से आखिरी तक अभी तक लिखा हुआ है। मेरे मैक्सिमम ड्राइव पे सेव रहते हैं नोट्स, क्योंकि बुक्स का क्या है कि बीच में घर शिफ्ट किया था हम लोगों ने और मैं इंदौर गया, तो उस बीच कुछ किताबें घूम गई। तो मैं थोड़ा किताबों को लेकर, अपनी कविताओं को लेकर थोड़ा वो हूँ टची तो मैं पसंद नहीं आता वो कि घूम जाए। मैं सब ड्राइव पे सेव कर रखी हैं। कुछ 500-600 कविताएं हैं मेरे पास में हाल फिलहाल। तो वो दिख क्यों नहीं रही है हमें? वो आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा आलसी सा इंसान हो रहा हूँ आजकल। और दूसरा ये है कि मैं जब लिखता हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये तो क्या पीस है, ये तो क्या पोइट्री है। और मैं जब उसको 4 दिन बाद पढ़ता हूँ तो यार ये पोइट्री है, ये चलेगा। थोड़ा सा मतलब जज कर लेते हो? हाँ, मैं खुद को जज कर लेता हूँ, तो इसलिए वो चीज़ें आती नहीं। और अभी दिखने में तो आपको शायद कुछ 2-3 महीनों में किताब दिख सकती है, जिसकी पहला जिक्र और पहला प्रमोशन यही हो रहा है बढ़िया है। हाँ, तो जब वो आएगी, जब भी आप आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही है, बहुत सारी चीजें टाइम नहीं मिल पाता। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, करीबन 17 पॉडकास्ट कर चुका हूँ मैं, और बाकी के जो 10 थे वो वार्म अप सेशन थे दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशली बंदा नहीं हूँ। मतलब मेरे हैंडल से लगता होगा कि अरे ये क्या क्या डाल रहा है, पर ऐसा मैं हूँ नहीं। तो उनसे बातचीत करने में सिर्फ एक ही चीज़ मुझे समझ में आई है कि कला तो सबके पास है, कोई अच्छे से कर रहा है, प्रदर्शन नहीं कर पा रहा उसका। मतलब जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, या उसको सब कुछ याद है लेकिन वो एडिट नहीं कर सकता है, या कोई रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। जिसके पास पूरा मटेरियल है वो, उसके पास टाइम नहीं है उसको अपलोड करने का। तो ये एक बेसिक, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ इसी पे बिजनेस क्यों ना करा जाए वैसे आइडिया बहुत सही है आपका हाँ, क्योंकि ये वो ऐसा लग रहा है मुझे कि हर एक दूसरे बंदे के पास कुछ कला है, और अभी आगे चलकर तो यही सब कुछ होने वाला है। हो सकता है अगर हम टाइम के साथ ना चले तो काफ़ी पीछे रह जाएं, क्योंकि अभी एआई का ज़माना है। कोई आपने एआई को प्रॉम्प्ट दिया हो कि मैं ये लिखना चाहता हूँ, और उससे कुछ निकल कर अच्छा आया हो? एआई मैंने ऐसा जितना यूज़ किया नहीं है। एआई मैंने सिर्फ 2 बार यूज़ किया है, वो भी इंटर्नशिप के कवर लेटर्स लिखने के लिए। उसके अलावा एआई का इतना यूज़ नहीं किया। बाकी हाँ, मैंने कुछ एआई देखे हैं ऐसे यूट्यूब वगैरह पे। कुछ रैप एआईज हैं जो आप उसको बस एक प्रॉम्प्ट दो, वो पूरा आपको रैप तैयार करके दे देते हैं। कुछ पोएट एआई हैं, कुछ स्केचिंग आर्टिस्टिक एआईज हैं। तो एआई टेक ओवर कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि एआई कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, कितना ही डेवलप्ड हो, आपका दिमाग भी उसके साथ बढ़ रहा है, क्योंकि आप ही हो जो उसे आगे बढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं। और रही बात लिखने की या आर्टिस्टिक की ना, तो वो सीखने के साथ होता है। एआई उतना ही लर्न कर पाएगा जितना वेबसाइट्स पर या इंटरनेट पर अवेलेबल उसको मिलेगा, और उसको वही अवेलेबल मिलेगा जो हम अवेलेबल अपनी साइट से सोच कर करवाएंगे। और उसके पास सालों का डाटा है, तो ये इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा भी रहा है। वो आपको 2022 में, 2023 में 90s वाला आर्ट भी लाके दे सकता है। पर बात वही है कि आप प्रेफर क्या करते हो। जैसे एक टाइम पे आई थी ई बुक्स, अमेजॉन किंडल और ये सब। लोगों को लगा था कि ये सारी पेपर बुक्स खत्म कर देंगी, कि ये
इट इज़ द फ्यूचर, ये सब खत्म कर देगा। लेकिन जिनको शौक है किताबें पढ़ने का, वो आज भी अपने घर में बुक शेल्फ रखते हैं। तो एआई कितना ही अच्छा कर ले, जिन्हें शौक है इंसानों से सुनने का, इंसानों का लिखा सुनने का, वो आज भी वही सुनेंगे। अच्छा, आपने कभी उसको ट्राई नहीं करा? नहीं, एआई इतना इस्तेमाल नहीं करा मैंने। अच्छा हाँ, आप बोल रहे थे ना कि जो राइटर्स ब्लॉग है, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो क्योंकि उसको मालूम है कि कपिंद्र कैसा लिखता है। हाँ, वेल बात ये है ना कि उसको मालूम है कपिंद्र कैसा लिखता है, मेरे ऑडियंस को मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन अगर उसी से लिखवाना है तो फिर मैं आलसी हो जाऊंगा, मैं वैसे ही आलसी हूँ। तो और क्या है ना कि अपने आर्ट के साथ, अपनी कला के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा मैंने सबसे सुना है, बड़े आर्टिस्ट से और अपने बड़ों से भी, कि अगर आप कुछ कर रहे हो, आपकी कोई कला है, आपका कोई काम है, तो आप उससे बेईमानी मत करना, क्योंकि अगर आपने उससे बेईमानी करी तो वो आपसे कर लेगा और आप फिर भुगतोगे। तो आर्ट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। जाकिर खान से मिले आप? नहीं, आज तक नहीं। अच्छा, किसी बड़े इन द सेंस जो अपनी कला से अच्छा कर रहे हैं? मैं अपने जैसे आपसे मिला हूँ या किसी से भी मिलता हूँ, मैं जैसे यश भैया से मिलता हूँ या कोई भी है, तो मैं उनको अपनी कला में बेस्ट ही मानता हूँ। बस मैं ये मानता हूँ कि इनको प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, बूस्ट नहीं मिल रहा अभी तक, कि ये एकदम उस पीक पॉइंट पे पहुंचे जिसपे लोग इनको और ज़्यादा सुने। बाकी रही बात किसी स्पेसिफिक बड़े क्रिएटर की, तो कभी मिलना हो नहीं पाया, क्योंकि मेरी 10-12 तक पूरी लाइफ शाहजहाँपुर तक ही सीमित थी, मैं ज़्यादा बाहर गया नहीं। और अब जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं कॉलेज से ही इतना फ्री नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं किसी बड़े क्रिएटर से मिलूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर मतलब ऐसे दिल से अच्छा है कि पहली मुलाकात अगर हो तो जाकिर भैया या भुवन सर से ही हो, वरना बाकी तो मिलेंगे। अच्छा, एक लोकेशन का कितना फ़र्क पड़ता है एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में? लोकेशन का, कि वो कहाँ है, वो कहाँ रह रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब जब मैं यहाँ था, इस शहर में था, तो मैं इस शहर की हवा के हिसाब का लिखता था। मैं जब तक यहाँ था मैंने बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत खुशियाँ, बहुत दुख भी लिखे हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें यही लिखी। जब मैं इंदौर गया तो वो, इवन दो इंदौर बाहर के लोगों के लिए एक बड़ा शहर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के लिए, आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके मुकाबले बड़ा शहर है, वहाँ पे भागदौड़ ज़्यादा है। तो वो देख के मैं थोड़ा घबरा गया था, और उस माहौल का मेरी कविताओं पर काफ़ी इफेक्ट दिखा, क्योंकि मैंने उसमें वो डर दिखाया कि ये भागती सी जिंदगी मुझे बड़ी परेशान करती है, मदारी ये किस्मत ना आज सरेआम करती है, तो इस टाइप की। और लोकेशन बहुत, अब अगर मैं नेचर के पास बैठा हूँ, मैं अगर मेरे स्कूल के बाहर बैठता था, तो मैं उस हिसाब का खूबसूरत सा लिखता था कि ये इस व्यू में अगर कुछ अच्छा होगा तो क्या होगा। मैं अगर मेरी छत पे बैठता हूँ तो मेरी छत मेरे लिए सबसे डिप्रेसिंग जगह है, मैं सबसे ज़्यादा दुख वहीं लिखता हूँ। तो लोकेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो आपको मजबूर करती है उस हिसाब का लिखने पर। काफ़ी डीएम्स आते होंगे, तो कभी कुछ हुआ ऐसा? डीएम्स तो देखो ऐसा है कि ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, 500-550 फॉलोअर्स है। तो काफ़ी टाइम में हुए हैं, सही बात है, बहुत होते हैं, बहुत मेहनत लगी है। बट स्टिल ऐसे डीएम्स स्पेसिफिक आते नहीं, क्योंकि 550 में से 400 लोग ऐसे हैं जो फेस टू फेस जानते हैं कि ये कपिंद्र है, इससे तो घर मिल के ही बात कर सकते हैं। और डीएम लड़कियों के, जो लोग पूछते हैं कि तू तो पोएट है, बहुत लड़कियों से बात होती है, नहीं होती भाई, मैं बता रहा हूँ आज, नहीं होती है। वो आपकी पोएम्स यूज कर लेंगी अपने वालों को भेजने के लिए, उनके वाले आपकी पोएम्स यूज कर लेंगे उनकी वालियों को भेजने के लिए, आप तक कोई नहीं आता कि भाई थैंक यू तूने घर बसाया। आगे चल के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स बेसिकली, अगर मैं पोएट्री, मतलब मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, पर मैं उसको एज एन करियर या एज ए फ्यूचर कभी नहीं देखता। मेरे लिए मेरा फ्यूचर मेरी पोएट्री और मेरा लिखना ही है। और मेरा फ्यूचर प्लान बेसिकली ये है कि मैं 3 किताबों पे काम कर रहा हूँ। एक पोएट्री एंथोलॉजी है और 2 नॉवेल्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाले कुछ महीनों में अपनी पोएट्री एंथोलॉजी ख़त्म करूँ। ये क्या होता है वैसे? एंथोलॉजी में ये होता है कि अलग अलग टाइप्स की पोएम्स किसी एक स्पेसिफिक बुक में मिलती हैं, तो मैं उसको थोड़ा और पर्सनलाइज करने का ट्राई कर रहा हूँ। वो उसका टाइटल इश्क के 2 पहलू हैं, तो उस हिसाब के, मतलब कि 2 साइड्स ऑफ लव पे अपन बात करेंगे उस टाइप की। और नॉवेल तो बेसिक है ही सही, नॉवेल भी मैं काफ़ी, मतलब नॉवेल में अपनी और अपनी एक दोस्त की कहानी ही लिख रहा हूँ। मेरी जो एक दोस्त है जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया अपने अप्स एंड डाउन्स में पोइट्री के लिए, तो उनकी और मेरी कहानी है, उसका एक चैप्टर है वो, तो मैं उसको पूरी नॉवेल बना रहा हूँ। उसके अलावा फ्यूचर मैंने ये सोचा है कि मुझे बस इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। जो लोग कहते हैं कि कपिंद्र अच्छा लिखता है, कपिंद्र अच्छा कहता है, उसको और आगे बढ़ाना है कि लोग कहें कि हाँ कपिंद्र अच्छा हमेशा से लिख रहा है और अच्छा कह रहा है, इसीलिए आज वो जहाँ है वहाँ है। तो बस उसी पे काम है। अच्छा, आपने कई बार देखा है, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले भी बात करी थी उसकी, कि कोई आर्टिस्ट है, अच्छा काम करता है, जैसे उसको वहाँ वो रीच या बूस्ट नहीं मिल पाता, फिर उसकी मेहनत से वो एक टाइम मिल भी जाता है, पर व्यक्ति तो वही रहता है, उसके पास कला भी वही है, उल्टा उस टाइम वो थोड़ा कम लिखेगा
आराम से लिखेगा। तो ये आपने देखा है अधिकतर ऐसा ही होता है हाँ। या कोई और ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं? ये तो देख इंसान पर रहता है कि आप कितने भूखे हो अपने मुकाम को पाने के लिए। अब मेरी बात करें तो कितनी बार ऐसा होता है कि मेरी पसंदीदा या बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोएम्स जो होती है उनको कोई पसंद ही नहीं करता, कोई रीच ही नहीं आती, बट स्टिल मैं काम करता हूँ, मैं हारता नहीं हूँ, क्योंकि बात वही है कि अगर आपने आपकी कला से वादा किया है कि हाँ मैं किसी मुकाम पर पहुंचूंगा इसके नाम पर, तो आप पीछे नहीं हट सकते। तो लोग हटते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि अगर कोई फेमस पोएट है, कोई फेमस ब्लॉगर है, कोई फेमस पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो गिने चुने ही हैं। उनके साथ तो और भी शुरू हुए थे ना, उनके साथ और भी चले थे, लेकिन वो बीच में रुक गए क्योंकि उन्हें ये लगा कि यार अब नहीं चल रहे तो आगे क्या ही चलेंगे, और लोग रुक जाते हैं। बस वो रुकना ही नहीं है, मेन की वही है कंसिस्टेंसी। मेट्रो सिटीज़ वगैरह में ज़्यादा ओपन माइक्स होते हैं, वहाँ हाँ ट्राई करने का कुछ प्लान वगैरह करा है? हाँ, वहाँ ट्राई करने का प्लान तो है, फिलहाल तो है, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस हिसाब का एक्सपीरियंस गेन करूँ, क्योंकि अभी इंदौर में मैंने जितना देखा है वहाँ या तो सुनाने वाले या शुरू करने मतलब स्टार्टिंग फेज वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, और मेट्रो सिटीज़ में ये होता है कि वहाँ मिलते हैं शौकिया लोग। वहाँ मेट्रो सिटीज़ में वैसे लोगों के पास टाइम नहीं है, एक संडे उनको फ्री मिलता है, उसमें भी 200 रुपये की टिकट लेकर आपकी कविता सुनने कोई ऐरा गैरा इंसान तो आएगा नहीं, वही आएगा जिसे कविता सुनने का शौक है। तो मैं उस हिसाब का तैयार होना चाहता हूँ कि मैं उस शौकिया इंसान को वो कंटेंट, वो कविता सुना सकूं, वो कहानी सुना सकूं जिसपे उसको लगे कि हाँ यार 200 देना इस इंसान के लिए वर्थ इट था। तो उसकी तैयारी चल रही है, एक आध साल में वो भी करेंगे। अच्छा, सबसे महंगा ओपन माइक कितने का होता है? सबसे महंगा ओपन माइक ज़्यादा नहीं जाता, 700-800 रुपये महंगी से महंगी टिकट होती है एक ओपन माइक की, और ये बड़े पोइट्स के जो बात कर रहा हूँ मैं इनकी होती है, क्योंकि क्या है ना कि उनके शोज होते हैं 70, 100, 150, 200 लोगों के ऑडियंस में, तो इससे निकल जाता है अच्छा खासा। अच्छा, जैसे आपने तो काफ़ी टाइम हो गया शुरू करे हुए, अगर अब कोई चाहता है कि मैं, हो सकता है वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए या और किसी से होकर कि मुझे अब शुरुआत करनी है, तो उसको क्या ऐसे मेजर स्टेप या छोटे स्टेप्स लेना चाहिए कविताओं जिसमें शायद हो सकता है उस टाइम आपने गलती कर दी हो, तो वो ये नया आर्टिस्ट ना करे? मैं तो देखो गलतियों से ही बना हुआ इंसान हूँ और अगर किसी को लिखना शुरू करना है तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा सोचो मत चीज़ों को लेके कि कब शुरू करें, क्या शुरू करें। आप बस शाम को बैठो, दिन भर की भड़ास हर इंसान में होती है, सबसे आसान लिखने का तरीका है अपने इमोशंस लिख देना। डायरी लगभग सबने अपने स्कूल टाइम में लिखी है आजकल की जनरेशन ने, और उसमें भी आप यही करते हैं, आप आपकी दिनचर्या लिखते हैं। बस कोशिश करो उस दिनचर्या को राइम करने की, बेसिक सी। धीरे धीरे आप उसकी प्रॉपर चीज़ें, उसकी प्रॉपर टेक्निकलिटी सीखेंगे और आप बेहतर होते जाएंगे। अच्छा, आपने एक आर्टिस्ट है, नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने 2 साइड्स ऑफ इंडियन की कुछ स्पीच दी थी ओपेरा हाउस में, वो सुना है आपने? नहीं, अभी रिसेंटली तो नहीं, टाइम हो गया थोड़ा, मतलब साइड्स ऑफ इंडिया। हाँ सुना है मैंने, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मतलब स्पीच थी, पोइट्री थी काइंड ऑफ वो। मुझे भी याद नहीं आ रहा है वो, क्योंकि उसके पहले भी उनकी 2 कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं सेम रीजन से। तो कोई आर्टिस्ट किसी भी ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी को यूज करता है इसमें? हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो कंट्रोवर्सी या न्यूज़ या कोई भी ऐसी चीज़ है तो हर इंसान यूज़ करता है, या इंसान को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव इन एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, फिर वो चाहे किसी बुरे विषय पे हो या किसी अच्छे विषय पे हो। एक लॉकडाउन के टाइम में 2 चीज़ें हुई थी जिनकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा खासा फॉलोअर बेस मिला था। एक था एक रेप केस था, उस पर मैंने लिखा था, वो पोयम लोगों में काफ़ी फेमस हुई थी, और एक लड़की की कहानी थी जो बिहार की रहने वाली थी, जीथा। वो लॉकडाउन में अपने घर को चली थी पैदल पैदल लॉकडाउन लगने के बाद, और वो अपने घर से ठीक 18 किलोमीटर दूर डिहाइड्रेशन से और भूख के मारे जान गंवा चुकी थी। अब उसकी पूरी कहानी मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी, और वो मेरी पहली कहानी थी जो मैंने लिखी थी, कहानी या कह लो सच्चाई जो मैंने लिखी थी और सुनाई थी कैमरा पर, तो उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। तो हाँ, कंट्रोवर्सीज या न्यूज़ अगर आपको उनका यूज़ सही तरीके से करते आता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ और करना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। अभी कंटेंट थोड़ा सा, मतलब पहले क्या, यूट्यूब वीडियोस थोड़ा लंबी आती थी, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अब वो बिल्कुल सिमट चुका है। आजकल रील्स वगैरह ज़्यादा चलती हैं, शॉर्ट्स ज़्यादा चलते हैं, टाइम स्पेन थोड़ा कम हो गया। इस पर कंटेंट बनाने में आपको ऐसा नहीं लगता कि यार आप पूरी बात नहीं बता पा रहे हो? हाँ, ये दिक्कत आती है, फिर उसके हिसाब से आपको वो सब चीज़ छांटना पड़ती है। पर मैं इसमें भी वही है कि आपकी
वे ऑफ थिंकिंग है, आप पॉजिटिव देख रहे हो नेगेटिव। लोगों को दिखता है कि अब सिर्फ मैं 60 सेकंड सुना सकता हूँ, मेरे को दिखता है कि अब मेरे पास 2 वीडियो हैं एक के बाद एक। पहली में 60 सेकंड की एक कहानी और उसके आगे टू बी कंटिन्यूड। अब तुम इंतजार करो कि अगली कहानी में क्या होगा, 15 दिन तुम वेट करो, तो वो आपके ऊपर है। और मैं मैक्सिमम ऐसी ही पोएम्स लिखता हूँ जिनका एंड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ख़त्म हो और नेक्स्ट पोएम उन पर स्टार्ट की जा सके। हाँ, जब भी आप एक बुक लिख रहे हो, क्योंकि आप उस सब मतलब आपने पूरा प्लान कर चुके हो, सारी बातें उठा ली है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया है कि आपको पाथ मिल चुका है। हाँ। अच्छे से आपको चेक पॉइंट्स मालूम है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कर लोगे। वो तो बस वो हो जाता है। वो उस हिसाब के आपको आसपास लोग मिले तो जो आपको कहीं ना कहीं प्रोवोक करते रहे कि यार तेरे को आता है, तू करता क्यों नहीं है। तो बस उसी के भरोसे और उसी के बदौलत चल रहे हैं, वरना मैं कब का छोड़ चुका होता। हाँ, एक मतलब आजकल यही है ना, ट्रेंड चल रहा है यार, उसकी वीडियो तो एक दिन में वायरल हो गई थी, वो 1-2 दिन में वायरल। उनको ये नहीं पता है कि यार शायद तक उस दिन तक आने के पीछे उनकी सालों की मेहनत है। और फिर क्या होता है कि उनके जो गोल्स है उससे डगमगाते हैं कि यार मैं भी कर सकता हूँ, एक दिन में हो सकता है वो हो जाए, पर वो गहराई लाना शायद तक नामुमकिन है उनके लिए। तो थोड़ा टाइम देना जरूरी है, क्योंकि वो एक दिन का मिला फेम रहता भी कुछ दिन के लिए ही है, क्योंकि उसके पीछे आपकी मेहनत नहीं है ना। वो आप एक दिन चल गए, धुन में लट हर इंसान का लगता है, पर हर बार लड्डू थोड़ी मिलते हैं। तो वही वाली बात है। अब जैसे एक बहुत फेमस पोएट हैं और इंस्टाग्राम पर और यूं भी, जय सिंह, ओल्ड स्कूल बास्टर्ड। उनकी एक कविता बहुत चली थी, अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है तो किस बात का गम हो, अगर वो पूछ ले हमसे। तो लोगों को लगा था कि बस ये एक पोएम आ गई और इसी पे वो हिट हुए। जबकि उनके बैक स्टोरी अगर आप सुने और देखें तो उन्होंने बहुत लिखा। उन्होंने 22-23 साल की उम्र से लिखा, और सिर्फ लिखा ही लिखा अपने हर फेस पर, अपनी हर प्रॉब्लम पर, अपने डिप्रेशन के हर फेस पर लोगों को बस वो एक ही वीडियो दिखती है। और शायद यही वजह है कि उस एक वीडियो के बाद भी वो आज तक स्टेबल हैं, वो उस चीज़ से कमा भी रहे हैं, वो चल भी रहे हैं, वो फेमस भी हैं। और वहीं कुछ फेमस पोइट्स ऐसे भी आए थे लॉकडाउन के टाइम जिनकी 2-3 वीडियोस तो बहुत चली, पर अब उनका पता ही नहीं है वो कहाँ है। अब वो किसी की फीड में दिखते ही नहीं, क्योंकि वो उन 2-3 वीडियो के ही मोहताज थे। तो वो मेहनत वाली ही बात है कि मेहनत जब तक नहीं करोगे, खुद को निखारोगे नहीं, और लक के भरोसे बैठ जाओगे, तो लक भी उसी के साथ होता है जो थोड़ा ट्राई करे, जो पुश करे अपने आप को। अच्छा, मैं खासकर इंडियन पेरेंट्स के बारे में बात बताना चाहूँगा कि वो ये जो कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है, इसमें भी आपकी फील्ड एक ऐसी है जो बड़े सिलेक्टेड लोग ही उसको प्रीफर करते हैं। उसमें आपने काफ़ी उस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उनके डाउट क्लियर कर दो कि हाँ इससे पैसा कमाते हैं कि नहीं, आते हैं कि नहीं आते हैं। प्रेजेंट टाइम पोइट्री या कॉमेडी या ओपन माइक में ये बेसिक चीज़ें ही आती, पोइट्री, कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग या रैप म्यूजिक, ये चीज़ें आती। और इन चीज़ों में बहुत पैसा है। क्यों पैसा है? क्योंकि मुझे सोशल मीडिया, अगर मैं इन केस थोड़ा बहुत भी चल चुका हूँ, तो इंस्टाग्राम मोनिटाइज है हाल फिलहाल, फेसबुक मोनिटाइज्ड है या यूट्यूब मोनिटाइज्ड है, इन सब के ऊपर से ऐड प्रमोशंस कर सकता हूँ। ये चारों हटाने के बाद भी अगर मुझे हर शहर में 50 लोग भी जानते हैं, उन 50 लोग के नाम पर भी अगर मैं टिकट बेच रहा हूँ, तो मैं हर शो से अच्छा खासा इतना पैसा निकाल सकता हूँ कि मैं अपना घर चला लूँ खुशी खुशी। तो एक शो से कितना कमा लेता है आर्टिस्ट? इसमें ना आर्टिस्ट को वो प्रोडक्शन हाउस पैसा देता है, क्योंकि एट द एंड शो तो प्रोडक्शन हाउस ही वो करवा रहा है अरेंज। और इन आर्टिस्ट को कॉलेज में भी शोज मिलते हैं, तो कॉलेज भी वही प्रोडक्शन हाउस वाला एक काइंड ऑफ केस हो गया। तो उस पर उनका अमाउंट कहीं ना कहीं फिक्स रहता है। अब जैसे पोइट्स का तो मुझे इतना नहीं पता, मैं रैप म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम किंग काफ़ी फेमस है। वो एक शो के 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम लेते हैं। MC स्टैन एक शो के 1.5 से 2 लाख मिनिमम लेते हैं। रफ्तार या बादशाह एक शो के 7 से 8 लाख मिनिमम लेते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता शो हाउसफुल, उनके खैर उनके नाम पे हो ही जाता है, पर उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप टिकट 500 की बेच रहे हो, आप 700 की बेच रहे हो, आप कितनी भी टिकट्स बेचो, उनको प्रोडक्शन हाउस उनका इतना पैसा दे देता है। क्योंकि प्रमोशनल इवेंट्स हैं और इस टाइप के इवेंट्स हैं, उनमें भी पैसा मिलता ही है। पर हाँ, एक आज के टाइम पे एक बेसिक ऐसा कंटेंट क्रिएटर या ऐसा पोएट जिसके 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो मिनिमम 70 से 80 हज़ार एक इवेंट से निकाल सकता है, जो यूजुअल डाटा मैंने देखा है उसके बेसिस पे। और बाकी तो फिर है ही पूरा सोशल मीडिया है, क्योंकि यहाँ वही हम जिस जगह पर रहते हैं, जहाँ बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो गांव में रहते हैं लेकिन काफ़ी अच्छा लिखते हैं, तो उनके पेरेंट्स काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो हाँ, काफ़ी हद तक अब कुछ बदल रहा है,
मतलब लॉकडाउन के बाद ऐसा लग रहा था कि हम थोड़े पीछे होंगे, पर हो सकता है हम थोड़ा ज़्यादा आगे आ चुके हैं। तो ये सब समस्याएं थी, काफ़ी आपने क्लियर करा, आपकी जर्नी बताई, और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी नई बुक आ रही है और नॉवेल्स आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं आपका शो ज़रूर टिकट खरीद कर आऊँ। मैं आपसे यूँ ना बोलूँगा कि यार मेरा पास लगवा दो आज के दिन। आपको बोलना नहीं पड़ेगा वो तो। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा कपिंद्र आपसे मिलके। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा यही थॉट था इस चीज़ को लेकर कि लोगों की जर्नी जब किसी स्टेज पर होती है, किसी ऐसे चेक पॉइंट पर होती है कि वो कुछ कह सकें, तब उनसे बात करना वाजिब होता है। यार मैं तो शुरू किया हूँ, तो ये भैया मुझसे क्या पूछेंगे आज। पर फिर आपसे मिलना था ही एक ना एक बार, काफ़ी आपको देखा है, आपको जाना है, और ये एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा रहा। आपसे बात कर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार आपके सामने बैठा हूँ या हम कैमरे के सामने बैठे हैं। बिल्कुल वन ऑन वन कन्वर्सेशन, ब्रदर टू ब्रदर कन्वर्सेशन थी वो, और काफ़ी सूदिंग सा, काफ़ी प्यारा सा एक्सपीरियंस था। अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा देख चुके हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और कपिंद्र के सारे सोशल हैंडल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो इन्हें फॉलो ज़रूर करें, इन्हें वहाँ पर जाकर सपोर्ट ज़रूर करें। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने आप को आर्ट से ज़रूर जोड़ें और अपना ध्यान ज़रूर रखें।